हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने कोशिका के बारे में चर्चा की थी और पिछली क्लास में कोशिका के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे। दोस्तों, आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर, विजय क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर साइंस पर जाकर चेक कर सकते हो। कोशिका के महत्वपूर्ण प्रश्न है पिछली क्लासों में आए हुए। दोस्तों, आज मैं कोशिका विभाजन टॉपिक लूंगा। मैंने इतनी देर से कोशिका पढ़ाई थी, तब मैं कोशिका विभाजन पढ़ा रहा हूँ। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक, पहली बात, लेकिन अपने सिलेबस में आता है तो मैं ले लूंगा इसे भी। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन। दोस्तों, कोशिका विभाजन की पढ़ने से पहले हम कोशिका चक्र के बारे में जानते हैं। पहले कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन से लेकर उसकी तैयारी तक का पूरा टाइम है ना, कोशिका चक्र कहलाता है ना। अब कोशिका चक्र दो प्रकार का हो रहा है। कोशिका चक्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो विभाजन, कोशिका के विभाजन की तैयारी, इसे दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो विभाजन की तैयारियां और एक कोशिका विभाजन। अब बात करूं विभाजन की तैयारियों में, इसमें आती है एक फेज, इसे बोलते हैं प्रथमावस्था या विरामावस्था या इंटरफेस। दोस्तों, कई सारे साइंटिस्टों ने इस प्रथमावस्था या इंटरफेस या विरामावस्था इसलिए नाम दिया है इसे, क्योंकि उनका मानना है कि इस अवस्था में कोशिका आराम में होती है। दोस्तों, पर ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे बच्चा 25 साल की उम्र तक होने से पहले पहले तैयारियां करता है नई जॉब में जाने की या पैसे कमाने की, अपनी नई उपलब्धियां करने की, उसी तरह कोशिका विभाजन में जाने से पहले यहाँ पर तैयारी करते हैं उसके विभाजन की। इसमें भी तीन अवस्थाएं होती है, एक जीवन एस अवस्था और एक G2 परावस्था। कौन कौन सी अवस्था हो गई? जीवन परावस्था, एस परावस्था, एक G2 परावस्था। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी परावस्था? जीवन परावस्था, एस परावस्था और एक G2 परावस्था। जीवन परावस्था में क्या क्या आएगा? देखो दोस्तों, जीवन परावस्था में कोशिका प्रोटीन का आरएनए और एटीपी का संश्लेषण करती है। जैसे मैंने बताया उदाहरण देखिए कि बच्चा सबसे पहले पढ़ने की तैयारी, ज्ञान को इकट्ठा करने की तैयारी करता है किसी जॉब में जाने से पहले, उसी तरह प्रोटीन, आरएनए और एटीपी का संश्लेषण करती है कोशिका। उसके बाद में एस पर अवस्था आएगी, उसमें ये डीएनए का क्या करती है? संश्लेषण। दोस्तों, ये एस प्रावस्था इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार यही पूछी गई इन तीनों से कि एस प्रावस्था में कोशिका क्या करती है। तो एस प्रावस्था में कोशिका डीएनए का संश्लेषण करती है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डीएनए को दुगना संश्लेषण कब होता है, स्टार्ट होता है? तो एस प्रावस्था में होता है कोशिका विभाजन की, एस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण था। डीएनए की प्रतिलिपि भी ज्यादा बनने लग जाती है एस प्रावस्था में। G2 प्रावस्था में क्या होगा? इसमें वही होगा, आरएनए का संश्लेषण होगा एक तो, दूसरा प्रोटीन का। तीसरे में बात करूंगा तो इसमें जैव अणु का भी अब संश्लेषण होगा। अब इसमें जैव अणु का भी संश्लेषण होने लग जाएगा। तो विभाजन की तैयारी स्टार्ट होगी कोशिका चक्र में। इसे इंटरफेस बोलते हैं। वो मैंने शुरुआत में कोशिका की मैंने केंद्रक की संरचना बताई थी ना आपको, जिस समय केंद्रक की संरचना के समय मैंने बताया था केंद्रक में इस तरह लपेट के वो पड़े रहते हैं, और है ना, और ये आरएनए, ये हो गया कि केंद्रिका, मैंने इस टाइप की बताई थी केंद्रिक संरचना। तो इस केंद्रिक की संरचना में ये इस टाइप के गुणसूत्र पड़े रहते हैं ना, ये उसे इंटरफेस बोलते हैं, इसे ही इंटरफेस बोला जाता है ना। अब इसके बाद में आगे आएगी कोशिका विभाजन। दूसरा चरण होता है कोशिका का विभाजन। अब कोशिका का विभाजन भी तीन तरीकों से होता है। तीन कौन कौन से तरीके हो गए?
एक तो हो गया समसूत्री विभाजन, एक हो गया अर्धसूत्री विभाजन, और एक हो गया असूत्री विभाजन। दोस्तों कोशिका विभाजन 3 तरीकों से होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। इसे बोलते हैं मिटोसिस, इसे मायोसिस, इसे अमायोसिस, इसे अमायोसिस। देखिए दोस्तों, इसे मैं समसूत्री विभाजन को और अर्धसूत्री विभाजन को डिटेल से बताऊंगा अभी आपको, पर आप ये जान लीजिए असूत्री विभाजन के बारे में। दोस्तों असूत्री विभाजन अपने कोर्स में भी नहीं है और इसे ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि इसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं, इसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं, इसलिए इसे असूत्री बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, किस में पाया जाता है? क्वेश्चन आ सकता है कि असूत्री विभाजन, दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि असूत्री विभाजन किस किस जीवों में पाया जाता है? तो एक तो बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं जीवाणु, एक तो बैक्टीरिया में पाया जाता है जिसे बोलते हैं जीवाणु, एक नीलहरित शैवाल में, यहाँ पर आदि में पाया जाता है। असूत्री विभाजन किस किस में? इसमें गुणसूत्र नहीं होते, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं असूत्री विभाजन जिसे अमायोसिस भी बोलते हैं, किन किन में पाया जाता है? बैक्टीरिया में और नीलहरित शैवाल में। दोस्तों हम कोशिका विभाजन जानेंगे, इससे पहले समसूत्री और असूत्री विभाजन की चर्चा करेंगे। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। दोस्तों मैं समसूत्री विभाजन की बात करूं, जिसे माइटोसिस भी बोलते हैं। समसूत्री विभाजन किस किस में पाया जाता है? ये देखिए, पहले समसूत्री विभाजन पाया जाएगा काय कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन किस में होता है? काय कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। पहली चीज आप ये नोट कीजिएगा। दूसरी, इसे खोजा किसने? फ्लेमिंग ने इसे खोजा था। तो फ्लेमिंग ने इसे खोजा था समसूत्री विभाजन को, और ये काय कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों मैं गुणसूत्र की बात कर रहा हूं, तो मैं गुणसूत्र के बारे में आपको बताता हूं। पहले गुणसूत्र के बारे में जान लीजिए। पहले गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम के बारे में। दोस्तों मैं एक चीज बताना भूल गया आपको कि कोशिका चक्र को, जो मैंने अभी बताया था, कोशिका चक्र की खोज किसने की थी? सबसे पहले किसने देखा? पेल्क एंड हार्वर्ड ने सबसे पहले कोशिका चक्र को देखा था। आप ये नोट कर लेना, मैं उस समय बताना भूल गया। अब आते हैं गुणसूत्र में। गुणसूत्र भी 2 तरीके के होते हैं। देखिए, एक तो गुणसूत्र हो गया ऑटोसोम, एक तो गुणसूत्र हो गए एटोसोम, एक हो गए एजोसोम। ऑटोसोम जिसे कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, एलोसोम जिसे जेनेटिक गुणसूत्र, जेनेटिक क्रोमोसोम, जनन गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब एटोसोम की बात करते हैं। पहले सबसे पहले कायिक गुणसूत्र वो गुणसूत्र होते हैं जिनमें गुणसूत्र विभाजन के बाद भी सेम ही होते हैं। जैसे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य की बात करो तो उसमें 23 जोड़ी होते हैं। जोड़ी का मतलब 2, तो 23 23 दूना 46। अब 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी की बात करूं, ये 23 जोड़ी है, 23 जोड़ी में से मैं 22 जोड़ी की बात करूंगा, तो वो 22 जोड़ी तो कायिक होते हैं, एक जनक होता है, जनन वाले होते हैं, है ना। तो 22 जोड़ी की बात करूंगा, तो ये 22 जोड़ी गुणसूत्र है जो तो होंगे कायिक गुणसूत्र। ये 22 जोड़ी विभाजन के बाद में भी, ये चीज याद नोट कर लेना, विभाजन के बाद में भी 22 के 22 ही रहेंगे। ठीक है, ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा। वह गुणसूत्र जो कोशिका विभाजन दौरान, क्रॉसिंग के दौरान भी वो ही रहे, सेम ही रहे, कोशिका विभाजन के दौरान भी उनकी संख्या ना ही बढ़े ना ही घटे, वो कहेंगे कायिक गुणसूत्र। इनसे कायिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये चीज ध्यान रखना आप।
एक हो गया जनन गुणसूत्र, वे गुणसूत्र। अब ये जनन गुणसूत्र 22 तो आगे, ये एक रहा जनन गुणसूत्र। ये एक जनन गुणसूत्र भी दो तरीके के होते हैं। एक जनन गुणसूत्र होता है एक्स वाई एक्स एक्स, ये होगा मादा में, एक नर में होता है एक्स और वाई, ये हो गया नर में, ठीक है। क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग करा देते हैं एक्स और वाई, ये हो गया। कितने गुणसूत्र थे? 1 2 3 4, कितने रह गए? आधे रह गए। तो ये कितने रह गए? अर्ध हो गए। जब भी क्रॉसिंग के दौरान गुणसूत्र अर्ध हो जाए, आधे हो जाए, वो होगा एलोसोम में, वो हो गए जनन गुणसूत्र। इनसे ये हो गए पेरेंट, ये हो गए डॉटर गुणसूत्र, डॉटर या पुत्री गुणसूत्र, पुत्री गुणसूत्र, ठीक है। ये हो गए पेरेंट, ये हो गए पेरेंट, और ये हो गए अपने पुत्री गुणसूत्र। तो आपने ये जान लिया, ऑटोसोम्स और जनन गुणसूत्र केवल एक ही होता है, एक्स 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 वाई। यही निर्धारण करता है कि लड़की होगी लड़का होगा। आगे हम बढ़ते हैं अब अर्धसमसूत्र विभाजन की ओर। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, समसूत्र विभाजन की ओर अब इसे बढ़ते हैं अपन। समसूत्र विभाजन जिसे माइटोसिस भी कहते हैं हम, ये 5 चरणों में कंप्लीट होता है। फर्स्ट चरण प्रोफेज, जो प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है। समसूत्र विभाजन में एक चीज नोट करना, अब अपन एक घाव लगेंगे, घाव में जो घाव भरते हैं ना, घाव भरते हैं वो समसूत्र विभाजन द्वारा ही भरते हैं। इस चीज को नोट करना। ये 5 चरणों में होगी, एक तो प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, चौथी टेलोफेज। चौथी का आप ऐसे आगे टेल, टेल से, टेल चौथा नंबर पर आती है, तो टेल टेलोफेज होगी चौथे नंबर पर। मेटाफेज ये मध्य की हो गई। एनाफेज, अभी मैं एनाफेज ये अभी मैं पूरे बताता हूँ। इससे एक 5वें नंबर की ओर होती है, उसे बोलते हैं साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। समसूत्र विभाजन की बात कर रहे हैं, 5 चरणों में हो गई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनिन। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपन चित्रों द्वारा। ये हो गई कोशिका और ये हो गया केंद्रक, ठीक है। अब इस अवस्था में यहां पर हो जाएंगे अपने तारकाई, सेंट्रियोसोम, जिसे तारकाई सेंट्रोसोम भी बोला था ना, बोबरिन खोज की थी, वो वाला तारकाई है, ठीक है। यहाँ पर होंगे गुणसूत्र। ये अवस्था में आडिटेड पड़े होते हैं, ये देखो, इसकी कोई इनकी वो व्यवस्था नहीं है अभी, ये आडिटेड पड़े हुए हैं। अब इन्हें पता चल गया कि मेरे को होने वाला है समसूत्री विभाजन, तो अब ये क्या करेगा, केंद्र क्या करेगा, इन्हें आजाद करने की कोशिश करेगा। अब केंद्र का आजाद कैसे करेगा, ऐसे केंद्र की झिल्ली लुप्त होने लग जाएगी, यहाँ से लुप्त हो गई, यहाँ से लुप्त हो गई, यहाँ से लुप्त हो गई, ये लुप्त हो गई। अब ये केंद्र की झिल्ली लुप्त होने लग जाएगी और ये गुणसूत्र फ्री हो जाएंगे, ये कोशिका केंद्रक दबे फ्री हो जाएगा और ये फ्री हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, सेंट्रोसोम्स इधर आने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गई प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज अवस्था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये गुणसूत्र ये हो गया, थोड़ा सा आकार चेंज होगा, यहाँ से गुणसूत्र अलग हो गए। अब तारकाई इधर पहुंच जाएंगे, ये तारकाई इधर पहुंच गए और ये रश्मियों का निर्माण हो जाएगा इधर, यहाँ पर रश्मियों का निर्माण हो गया। अब ये गुणसूत्र, ये तारकाई के कारण गुणसूत्र बीच में आ जाएंगे, ये बीच में आ गए, 1 2 3 ये 4 2 3 ये 4, ठीक है। यहाँ पर गुणसूत्र बीच में आ जाएंगे तारकाई के कारण, और ये तारकाई हो गए, ये तारकाई, ये तारकाई। अब ये इस अवस्था को बोलेंगे मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था को आप इस तरह भी याद रखना, आपको याद रखना हो तो गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र होंगे बीच में, मेटा यानी मध्यावस्था बोलते हैं, मध्य यानी मध्य में आ गए गुणसूत्र, इसे मध्यावस्था बोलते हैं। तीसरी अवस्था आएगी, अब मेटाफेज हो गई, प्रोफेज हो गई, अब आएगी एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होंगे, गुणसूत्र को यहाँ पर आ जाएंगे गुणसूत्र, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे गुणसूत्र, मेटाफेज गुणसूत्र टूट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे 2 गुणसूत्र। अब ये देखिए इस तरह, ये हो गए तारकाई,
दोस्तों फिर एनाफेज अवस्था आएगी। अभी एनाफेज अवस्था में क्या है, इधर गुणसूत्र टूट गए और आधे आधे हो गए, ठीक है, गुणसूत्र टूट के आधे आधे हो गए, ठीक है। अब ये अवस्था होगी एनाफेज, और ये तारकाई की ओर खिंच गए अंदर इस साइड, तारकाइयों ने अपनी ओर खींच दिया, यही एनाफेज अवस्था है, एनाफेज। ये हो गए एनाफेज। अब आएगी इसके बाद में टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज को मैं इधर बना रहा हूं, टीलोफेज को मैं इधर बना रहा हूं। अभी टीलोफेज अवस्था में क्या होगा, टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र यहां पर आ जाएंगे सेंटर में, और टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र इधर भी आ गए, और अब केंद्रक झिल्ली का वापस से निर्माण होने लग जाएगा। यहाँ पर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो गया, यहाँ पर केंद्र, और रश्मियाँ थी वो टूट जाएगी, और यहाँ पर गुणसूत्र ये इधर आ गए, ये गुणसूत्र इधर आ गए, ठीक है। और ये अब आएगी एनाफेज अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, टीलोफेज अवस्था। इसमें क्या है, केंद्रक झिल्ली वापस आने लग गई किसी अवस्था में, टीलोफेज अवस्था में। अब आगे आएगी अपनी साइटोकाइनिन। दोस्तों साइटोकाइनिन के बारे में एक चीज याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन में साइटोकाइनिन को डाइकाइनेसिस बोलते हैं, इस चीज को याद रखना, मैं लिखाऊंगा अभी। अब इस साइटोकाइनिन में क्या होगा, कोशिका द्रव्य है ना जो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो गड्ढा बढ़ रहा है, यहाँ पर गड्ढा बढ़ रहा है, तो ये अलग होगी, तो सबको कोशिका द्रव्य चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया सब चाहिए, तो उसके लिए ये यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन होने लग जाएगा। साइटोकाइनिन, साइटो मैंने बताया था सेल के लिए है, साइटो का बंटवारा होगा, यहाँ पर ये इस टाइप से साइटों का बंटवारा हो जाएगा, और दोनों अलग अलग हो जाएगी कोशिकाएं। ये दो कोशिकाएं बन गई, अब दो कोशिकाएं बन जाएगी, ये देखो यहाँ पर गुणसूत्र, वापस से गुणसूत्र अपनी अवस्थाएं बिगाड़ देंगे, वापस से वही इंटरफेस अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे गुणसूत्र, और यहाँ पर साइटोकाइनिन का इनका बंटवारा हो जाएगा, और एक से दो कोशिका बन गई। यहाँ पर एक कोशिका थी, ये पूरी अवस्था हुई, यहाँ पर दो कोशिका वापस बन गई। इस अवस्था को साइटोकाइनिन बोलते हैं, साइटोकाइनिन। इस अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों, साइटोकाइनिन। दोस्तों आप इसको याद रखना समसूत्री विभाजन को, मैं क्योंकि इसको दोबारा रिपीट करूंगा। दोस्तों देखो, एक होती है अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन में डबल बार होगी, अर्धसूत्री विभाजन बड़ा होता है, और उसमें एक यहाँ पर दो बन रहे हैं, वहां पर चार बनेंगे, तो उसमें ज्यादा होगा। बस आप ये ध्यान रखना, अवस्था यही चलती रहेगी, उसमें एक तो वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, उसमें भी यही अवस्था चलेंगी, बस उसमें यहाँ पर फर्स्ट लग जाएगा पहले बार में, तो ये एनाफेज फर्स्ट, ये एनाफेज, ये और टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। साइटोकाइनिन जगह उसमें आ जाएगा डाइकाइनेसिस, इस चीज को याद रखना। फिर दोबारा यही रिपीट होगी, सबसे पहले आधे बनेंगे गुणसूत्र, ये दो है तो दो का एक ही हो जाएगा, फिर वापस चार बनेंगे गुणसूत्र, फिर क्या होगा, फिर वही अवस्था चलेगी ये वाली दोबारा, फिर इसमें सेकंड हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना आप। फिर ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, फिर इसे सेकंड बुला देंगे, इसे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड बुला दिया जाएगा। कंपटीशन एग्जामों में ये हो गए टेक्निकल टर्म्स। कंपटीशन एग्जामों में इन इस अवस्थाओं को नहीं पूछा जाता, बस इसमें से क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, आपको इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। एक तो सबसे छोटी अवस्था होती है समसूत्री विभाजन की, एनाफेज, ये सबसे छोटी अवस्था है, सबसे छोटी अवस्था। क्वेश्चन ये पूछे, सबसे कम समय लगता है इसमें, क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन आज से आ सकता है कि समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था है जो सबसे छोटी होती है, तो आप बताना एनाफेज अवस्था सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है समसूत्री विभाजन की, तो ये याद रखना समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, सबसे बड़ी अवस्था है, ये कौन सी अवस्था होगी, प्रोफेज होगी, ठीक है। अब ये पूछ सकता है भाई केंद्र की झिल्ली किसमें नष्ट हो रही है, केंद्रक झिल्ली नष्ट हो रही है। गुणसूत्र टूट किसमें रहे हैं, एनाफेज सेकंड में टूट रहे हैं, सबसे कम लग रही है। और टेलोफेज सबसे लास्ट प्रोसेस है, केंद्रक झिल्ली है वापस किस में आ रही है, टेलोफेज में आ रही है। अब बात करूं साइटोकाइनिन में, कोशिका द्रव्य का बंटवारा किसमें हो रहा है, कोशिका द्रव्य बट रही है साइटोकाइनिन में, साइटो मींस कोशिका से ध्यान रखना, और ये बट रही है ना। और मैंने अर्धसूत्री के बता दिया अभी, भाई इसमें फर्स्ट लग जाएगा, सेकंड फर्स्ट 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 तो हो जाएगा अर्धसूत्री, और सेकंड 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 लगा देगा, क्योंकि अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड का यूज होता है ज्यादातर। अब मैं अर्धसूत्री विभाजन की ओर बढ़ रहा हूं, अभी इसे मैं मिटा रहा हूं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना अभी।
इसे मैं मिटा रहा हूँ अभी। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया समसूत्री विभाजन की प्रोफेस अवस्था बड़ी होती है, उसी तरह अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेस अवस्था बड़ी होती है। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में हम अर्धसूत्री विभाजन में अपन प्रोफेस अवस्था में 4-5 चरण होते हैं, वो नोट करेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे। पहले मैं अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट करता हूँ। अर्धसूत्री विभाजन, सूत्र विभाजन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। आज सूत्र विभाजन की बात करें तो किसने देखा, किसने खोजा? हर्टविग। याद रखना किसने? हर्टविग ने। हर्टविग इसने देखा है अर्धसूत्री विभाजन कैसे करना। हटा हुआ अर्धसूत्री क्या होगा? एक का अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? एक का दो डबल चल रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। नाम अर्ध है पर अर्ध काम कुछ नहीं होता। केवल अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट वाली अवस्था चलेगी, उसमें आधा होता है, उसके बाद में 4 होते हैं। जनन कोशिका, ध्यान, ये भी मैंने बताया था, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है ये चीज ध्यान है। एक किस में होगा ये? जनन कोशिकाओं, जनन गुणसूत्र में जो अवस्थाएं पाई जाती है ना, वो अर्धसूत्री विभाजन में ही कंप्लीट होती है। वो काय समसूत्री विभाजन कायिक अवस्था में होता है। तो घाव भर रहे हैं, यहाँ पर काय कोशिका ही है, यहाँ पर जनन कोशिका तो है नहीं। यहाँ पर घाव लग गया, घाव भरेगा, समसूत्री विभाजन द्वारा ही घाव भरा जाएगा। ये जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरी क्या नाम खोजा किसने? हर्टविग ने खोजा था। इसमें प्रोफेस अवस्था की बात की जाएगी। इसमें प्रोफेस अवस्था की बात की जाएगी। ये प्रोफेस अवस्था 5 भागों में बटी हुई है। प्रोफेस अवस्था की बात की जाएगी, सबसे बड़ी अवस्था है, 5 भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी में? एक तो डिप्लोटिन, डिप्लोटिन, दूसरा जाइगोटिन, तीसरा पैकेटिन, चौथा डिप्लोटिन हो गई, जाइगोटिन हो गई, पैकेटिन हो गई, और चौथा है अपने क्या नाम से, एक चीज और ध्यान रखना आप अर्धसूत्री विभाजन के बारे में कि इसमें एक चीज नोट कराना भूल गया मैं, साइटोकाइनिन की जगह क्या होगा? साइटोकाइनिन की जगह पर इसमें क्या पाया जाएगा? साइटोकाइनिन की जगह पर इसमें होगा डाइकाइनेसिस। जो कोशिका को वो कोशिका द्रव्य को बंटवारा होता है ना, उसे डाइकाइनेसिस बोलेंगे। किस अर्धसूत्री विभाजन में साइटोकाइनिन की जगह क्या होगा? डाइकाइनेसिस, ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज भूल गया, इसमें सबसे पहले डिप्लोटिन होगा, इसमें लेप्टोटिन होगा सबसे पहले, लेप्टोटिन, और चौथा होगा डिप्लोटिन। इसमें 4 अवस्था ही होती है, सॉरी। इसमें क्या होगा? लेप्टोटिन में लिपटेंगे, ऐसे याद रखना, लेप्टोटिन में लिपटे हुए हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या हुए? लिपटे हुए होते हैं। गुणसूत्र क्या हुए? लिपटे हुए पड़े रहते हैं ना। ये प्रोफेस अवस्था पहले। जाइगोटिन में जाएंगे आपस में मिलने के लिए, इस तरह याद रखना, जाइगोटिन है ना, ये ट्रिक है। लिप्टोटिन यानी लिपटे हुए हैं, किस गुणसूत्र लिपटे हुए हैं, ऐसा याद रखना। लिप्टोटिन लिपटे हुए हैं गुणसूत्र किस आपस में। जाइगोटिन जा रहे हैं गुणसूत्र मोटे होंगे, क्या हो गया? गुणसूत्र मोटे व और छोटे हो जाते हैं, मोटे और छोटे हो जाते हैं, मोटे और छोटे हो गए जाने के लिए। जाइगोटिन यानी जा रहे हैं गुणसूत्र किस लिए? आपस में लिपटने के लिए। तो मोटे और छोटे जाते हैं, वह आपस में मिलने के लिए जा रहे हैं ना, बीच में। तो ये रखना, वो मोटे व छोटे जाते हैं, वह केंद्र के बीच में चल जाते हैं गुणसूत्र आपस में लिपटने के लिए, आपस में मिलान करने के लिए। अब पैकेटिंग से एक चीज रखना अपना, पैकेटिंग से पैकेज का साउंड हो रहा है, पैकेटिंग यानी पैकेज हो रहे हैं गुणसूत्र, यानी जो गुणसूत्र पास में आए हुए हैं, ठीक है,
वो गुणसूत्र पैक हो जाएंगे, यानी नर और मादा गुणसूत्र आपस में टच होंगे, लिपटेंगे, और एक आधा गुणसूत्र टूट के ये चिपक, ये ले लेगा आधा गुणसूत्र उसका, आधा गुणसूत्र ये ले लेगा, आधा भाग ये ले लिया, आधा भाग ये ले लिया, दोनों मिलके एक अलग अलग हो गए। ठीक है, तो पैकेटिंग में क्या हो गया, गुणसूत्र आपस में क्या हो गया, मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, आपस में मिल जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर किसमें पाया जाता है, इसे क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, आपस में मिलने को, और साइड में चिपक, साइड में लग जाता है। जैसे ये गुणसूत्र है, ये यहाँ से चिपक गया, तो ये वाली उंगली यहाँ पर आ जाएगी, ये वाले अंगूठा यहाँ पर आ जाएगा, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटिन में क्या होगा, अब आपस में एक हो गए, दोनों को अब अलग अलग हो गए, अब अलग अलग होने की कोशिश करेंगे, वापस अपनी जगह पर जाएंगे, डिप्लॉय होंगे, वापस खुद खुद की जगह में डिप्लॉय हो जाएंगे। डिप्लोटिन से आना डिप्लॉय होंगे खुद की जगह, वापस अलग हो जाएंगे। गुणसूत्र लिपटे हुए पड़े रहते हैं, इस अवस्था को सिनेप्सिस बोलते हैं, याद रखना, इसे बोलते हैं सिनेप्सिस। मैं थोड़ा सा उसका डायग्राम बना रहा हूँ, उससे थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे अपन, डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ये गुणसूत्र हो गए, देखो ये गुणसूत्र है, ये दो गुणसूत्र है इधर, ये दो गुणसूत्र, ये दो गुणसूत्र ऐसे ही उलझे हुए पड़े हुए हैं। ठीक है, आपस में ये एक गुणसूत्र, ये दूसरा, सॉरी ये गुणसूत्र हो गया, ये दूसरा गुणसूत्र हो गया, ये एक और गुणसूत्र हो गया। ठीक है, ये दो गुणसूत्र हो गया, अलग अलग है। अब ये पास आने की कोशिश करेंगे, जा रहे हैं, चिपकने हैं। ठीक है, अब आगे जाएंगे गुणसूत्र, पेन चेंज कर रहा हूँ, अब आगे जाएंगे गुणसूत्र, ये देखो अब ये पास आएंगे गुणसूत्र इस तरह, अब ये पास आ जाएंगे गुणसूत्र और आपस में लिपटने की कोशिश करेंगे पैकेटिंग अवस्था में। अब ये आपस में पास आ गए गुणसूत्र, ये इस साइड से आ रहा है, ये इस साइड से आ रहा है, ये आपस में पास आने की कोशिश करेंगे और आपस में लिपट जाएंगे इस तरह। ये गुणसूत्र ये आ गया, ये गुणसूत्र इस तरह लिपट जाएंगे, इस तरह उलझ जाएंगे गुणसूत्र। ये हो गए पैकेटिंग अवस्था, इसे बोलते हैं पैकेटिंग अवस्था। अब इसमें क्या होगा, अब लिपट गए, अब डिप्लॉय होंगे वापस गुणसूत्र इस, अब डिप्लॉय होंगे वापस खुद की जगह जाएंगे। तो ये ध्यान रखना अब इस चीज़ को, ये हो गया आधा गुणसूत्र, ये यहाँ पर इसका ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये इधर आ गया और ये इधर पूरा हो गया। ये नर और मादा इस तरह से चेंज होते हैं गुणसूत्र आपस में, और एक्स की अवस्था में उलझे रहते हैं। यहाँ पर एक्स की अवस्था में उलझ गई ये देखो एक्स की अवस्था में उलझ गए। अब यहाँ पर ये अपने आप को तोड़ के चिपका लेंगे। अब गुणसूत्र इधर देखो, इधर ये आ जाएगा, ये इधर हो ही गया, इधर ये हो गया, इधर और इधर ये हो गया। ये डिप्लोटिन अवस्था हो गई, है ना। ये डिप्लोटिन हो गया। ये लेप्टोटिन, लिपटे हुए हैं आपस में, ये आपस में लिपटे होते हैं, उलझे होते हैं। यहाँ पर मोटे और छोटे हो जाते हैं जाइगोटिन, और आपस में पाइस आने लग जाते हैं जाइगोटिन अवस्था में। और फिर पैकेटिंग अवस्था आती है अपने, ये पैकिंग हो गए, क्या आया, इसका गुण इसमें आ जाएगा, इसका गुण इसमें आ जाएगा, पैकिंग हो गए। अब आप डिप्लॉय निकल जाएंगे, तो ये डिप्लॉजिंग अवस्था हो गई। ये बस इतना आप याद रखना। असूत्र विभाजन में आप एक चीज और याद रखना भाई, साइटोकाइनेसिस का डाइकाइनेसिस अवस्था पाई जाती है। हमने खोजा था असूत्र विभाजन को, जनन कोशिकाओं में होता है ये। ठीक है, बस इतना याद रखना भैया। ठीक है दोस्तों ठीक है। हाँ दोस्तों, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।